हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा विकास सिद्धांत यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी की। ये विकास के सिद्धांतों में अंतिम सिद्धांत है। इससे पहले हम विकास के सिद्धांतों की चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं वो भाषा विकास सिद्धांत पर करने वाले हैं, और उसके बाद इसी वीडियो में हम विकास के सिद्धांतों पर बनने वाले संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? भाषा के विकास की। ठीक है, क्योंकि भाषा विकास के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं पावलोव के बारे में। पावलोव के अनुसार बालक भाषा शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। ठीक है, कैसे सीखता है? बालक जो है भाषा कैसे सीखता है? शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। ठीक है, और इसी संबंध को पावलोव ने क्या नाम दिया है? अनुबंधन। यानी कि पावलोव के अनुसार बालक भाषा अनुबंधन के द्वारा सीखता है, यानी कि शब्द और अर्थ में संबंध स्थापित करके सीखता है। ठीक है, अब कैसे सीखता है? जैसे मान लीजिए कि छोटा सा बच्चा जब ABCD सीख रहा होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीख रहा होता है, तो वो कैसे सीखता है? वो ए का उच्चारण करेगा, ए, और ए के सामने क्या बना रहता है? एप्पल बना रहता है। ठीक है, तो जैसे ए पढ़ता है बच्चा और ए के सामने क्या बना हुआ है? एप्पल की इमेज बनी हुई है, तो एप्पल की इमेज को देख करके क्या करता है? अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा एप्पल ये होता है, तो उसने एप्पल की अवधारणा अपने मन में बना ली कि एप्पल ये होता है। बी फॉर बॉल, अच्छा बॉल ये होती है, तो बी फॉर बॉल यानी बॉल से उसे समझ में आ गया कि बॉल इस तरीके की होती है, इसको क्या बोलते हैं? बॉल बोलते हैं, है ना। सी फॉर कैट, कैट जैसे वो बोलेगा, उसके बाद में कैट बनी हुई, अच्छा कैट इसको बोलते हैं। तो कुल मिला के बालक कैसे सीख रहा है? शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीख रहा है, और उसी को जो पावलोव है उन्होंने क्या बोला है? अनुबंधन बोला है। यानी कि पावलोव के अनुसार बालक भाषा अनुबंधन के द्वारा सीखता है, यानी शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे स्किनर की। स्किनर की हम बात करें तो बालक भाषा किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। बालक भाषा अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। इनके अनुसार जैसे मान लीजिए बच्चा क्या हुआ, बच्चे से हम बुलवा रहे हैं कि बेटा माँ बोल, माँ, तो बच्चा जैसे माँ बोलेगा तो हम उससे क्या बोलते हैं? शाबाश। अब पापा बोल, तो बच्चे में पापा बुलवाते, फिर उसको पुनर्बलन देते हैं, शाबाश, है ना। चाचा बोल, तो चाचा बोलता है वो, फिर उसको पुनर्बलन देते हैं हम कि शाबाश। तो बच्चा क्या है? बच्चा जैसे ही मम्मा बोलता है तो उसको साथ के साथ में क्या मिल रहा है? पुनर्बलन मिल रहा है, शाबाशी के रूप में। उससे बच्चा खुश होता है, खुश होकर फिर दोबारा से वो उच्चारण करता है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है? इसमें अनुकरण कर रहा है, और अनुकरण के साथ में जैसे ही उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिल जाता है तो बच्चा फिर दोबारा से अनुकरण करता है। ठीक है, तो स्किनर के अनुसार बालक कैसे सीखता है? अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें अल्बर्ट बंडूरा की। अल्बर्ट बांडुरा की अगर हम बात करें तो बांडुरा का मानना है कि बालक केवल अनुकरण से सीखता है। ठीक है, किससे सीखता है? बालक भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इन्होंने पुनर्बलन की बात नहीं की है। पुनर्बलन की बात किसने की है? स्किनर ने की है। ठीक है, बंडूरा के हिसाब से, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बालक भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। भाषा विकास के संबंध में आपको इतना याद रखना है। और अब हम बात करेंगे भाषा विकास सिद्धांत की। भाषा विकास सिद्धांत, भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? तो नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की ने भाषा विकास सिद्धांत दिया, और इनके अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और उसको क्या बोलते हैं? भाषा अर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जो बालक में भाषा ग्रहण करने की क्या होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है।
जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और इस जन्मजात प्रवृत्ति को इन्होंने क्या बोला है? भाषा अर्जन तंत्र, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और उसको क्या बोला गया है? भाषा अर्जन तंत्र, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला गया है, यानी कि LAD भी शॉर्ट में आ जाता है कभी कभी, LAD। ठीक है, यानी कि भाषा अर्जन तंत्र को क्या बोलते हैं? LAD बोलते हैं, और LAD की फुल फॉर्म क्या होगी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक, इनके अनुसार बालक जिस माहौल में रहता है उस माहौल की ग्रामर वो ऑटोमेटिक सीख जाता है, उस भाषा को ऑटोमेटिक सीख जाता है। ठीक है, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया है? जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी बोला है। क्या बोला है? जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी। ठीक, जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसको बोला है इन्होंने? कि बालक जिस माहौल में रहता है उस माहौल की भाषा को खुद स्वतः ही सीख जाता है, उस माहौल की ग्रामर को, यानी उस भाषा की ग्रामर को स्वतः ही सीख जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो ये भाषा विकास सिद्धांत हुआ। आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने दिया। या भाषा विकास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो नोम चॉम्स्की माने जाते हैं। ठीक है, और LAD की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। और ये पूछ लिया जाता है कि जो बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसको नोम चॉम्स्की ने क्या नाम दिया है? तो क्या है? भाषा अर्जन तंत्र, या फिर हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक, चलिए अब हम करते हैं भाषा विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी संभावित प्रश्न हैं भाषा विकास से संबंधित, अब हम वो हल करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि चेतना का वह स्तर जिसे सहज या जीव अंतर्नोद का भंडार माना जाता है, किसे माना जाता है? अचेतन मन को, अग्रचेतन मन, सचेतन मन, या इनमें से कोई नहीं। तो सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत मन की 3 दशाएं बताई हैं। कौन कौन सी? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो जो अचेतन मन होता है वो क्या होता है? इच्छाओं का भंडार गृह होता है। जितनी भी कटु अनुभूतियां होती हैं, कामुक इच्छाएं होती हैं, असामाजिक बातें होती हैं, वो सब कहाँ पे स्टोर होती हैं? वो अचेतन मन में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। अंतर्नोद का भंडार या फिर भंडार गृह किसको कहा जाता है? अचेतन मन को कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो कौन सा सिद्धांत होता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, या फिर एक रूपता का सिद्धांत? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, शीर्षगामी सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। ठीक, गर्भावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है? सिर का ही विकास होता है, उसके बाद हम अन्य अंगों का विकास होता है। ठीक, किसके अनुसार? शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार। और समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या बोलता है? कि विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है, यानी विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। किसके अनुसार? समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार। ठीक, और व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति रंग, रूप, आकार, क्षमता, बुद्धि में क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। और हमारा अगला प्रश्न है कि डैश का उपयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? इसके फोल्डिंग, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा, या फिर समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात हो रही है। तो संज्ञान का मतलब ज्ञान, और संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या होती है? स्कीमा होती है। तो जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या बताया है? स्कीमा की भांति बताया है। ठीक, तो क्या होती है स्कीमा? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा होती है। जैसे मान लो हम जो भी चीज़ सीखते हैं, जो भी स्किल हम सीखते हैं, जो भी हमारे अनुभव होते हैं, वो सब हमारे दिमाग में एक स्कीमा की भांति स्टोर हो जाते हैं। ठीक, अब हमारे सामने जो भी समस्या आती है, जैसी समस्या आती है, उससे संबंधित हम स्कीमा का प्रयोग करके उस समस्या का क्या कर देते हैं? समाधान कर देते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमने
2+2 = 4 ये हमने सीखा है। ठीक है, तो ये सीख के हमने क्या है, एक स्कीमा अपने दिमाग में बना लिया। ठीक है, और ये हमारे दिमाग में क्या हो गई, अवधारणा स्टोर हो गई। उसके बाद अब हमारे सामने कभी भी ये समस्या आएगी, जैसे मान के चलिए 3+6 कितना हो गया, तो हम इस अवधारणा का यूज करके क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो इसी को एक तरीके से क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, कि जो भी चीज हमने सीखी वो एक स्कीमा हो गया, फिर अगली बार हमने कुछ सीखा तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो गया, वो दूसरा स्कीमा हो गया। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में असंख्य स्कीमा होते हैं, और अब हमारे सामने जैसी ही समस्या आती है तो उससे संबंधित जो स्कीमा हमारे दिमाग में पहले से स्टोर है उसका प्रयोग करके हम समस्या का क्या कर देते हैं, समाधान कर देते हैं। ठीक, और इसके फोल्डिंग की बात करें तो इसके फोल्डिंग की बात किसने करी है, वाइगोत्स्की ने की है। वस्तु स्थायित्व तो जीन पियाजे की पहली अवस्था में पाया जाता है, और समीपवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD की बात भी किसने की है, वाइगोत्स्की ने की है, वो उसी के लिए जाने जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है। तो यहाँ पे क्या है, लड़कियों के पितृ भाव की बात हो रही है। ठीक है, तो ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, स्वप्रेम भावना या निर्भरता की भावना। तो यहाँ पे जो फ्रायड ने क्या बताया है कि जो लड़कियां होती हैं उनमें कौन सी ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। वैसे हालांकि ये ग्रंथि कैसी होती है, काल्पनिक ग्रंथि होती है, कोई वास्तविक ग्रंथि नहीं होती है। उन्होंने ये काल्पनिक ग्रंथि का नाम दिया है। और वो ग्रंथि कौन सी है, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से वो अपने पिता के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होती है। ऐसी जो लड़के होते हैं उनमें कौन सी होती है, ओडिपस ग्रंथि होती है, और उसी के चलते वो अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न जो है हमारा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, किसके अनुसार बात हो रही है यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार बात हो रही है। तो कौन सी अवस्था में जो बच्चा है वो वस्तुओं को क्रम में लगाना सीख जाता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चा दो वस्तुओं के बीच समानता करना, असमानता करना, अंतर बताना, है ना, वस्तुओं को क्रम में लगाना, उनके भार और आकार के हिसाब से क्रम में लगाना सीख जाता है। ठीक है, भाषा संप्रेषण का विकास हो जाता है। तो कौन सी अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या है कि जो वस्तुएं हैं उनको श्रेणियों में व्यवस्थित करना सीख जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण के जनक कौन माने जाते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन, सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है, पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है। तो इसमें क्या कर सकता है बच्चा, प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रियात्मक वर्गीकरण, अनुक्रमिक वर्गीकरण और संरक्षण। तो यहाँ पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है, क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है ना। और जो है निर्जीव चीज जो होती है उसमें सजीव चिंतन करता है बच्चा। किस अवस्था में करता है, वो करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ठीक, प्रतिलोमिक चिंतन, भाई प्रतिलोमिक चिंतन तो बच्चा नहीं करता है। उसके बाद अनुक्रमिक वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण जो है बच्चा किसमें सीख जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है। और उसके बाद संरक्षण भी किसमें सीखता है बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा क्या कर पाते हैं, प्रतीकात्मक खेल खेल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा इससे अगर इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो प्रतीकात्मक खेल जो है मुख्य रूप से जो है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या है, सीखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती हैं। तो जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, एक छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, प्रतीकात्मक खेल खेल रही है पहली बात तो। ठीक है, और अभी दूसरे के दृष्टिकोण में को नहीं समझ पा रही है, यानी कि अपने दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण में वो अंतर भी नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था होती है,
तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसी में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है और इसमें जो बच्चा है वो अपने दृष्टिकोण में और दूसरे के दृष्टिकोण में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि बच्चे के सामने अगर ये गिलास दे दिया जाए और इसमें क्या है, पानी भर दिया जाए, ठीक है, और एक गिलास ये है, तो ये ऊपर तक भरा हुआ है। तो बच्चे से अगर पूछेंगे कि किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा क्या करेगा, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो क्या बोल देगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, जबकि ये चौड़ा है, हो सकता है पानी इसमें ज़्यादा है क्योंकि उस हिसाब से ये क्या है। तो बच्चा क्या है, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है कि किस में पानी ज़्यादा है। तो जो पतला गिलास है उसको वो पूरा भरा हुआ दिख रहा है, तो बच्चा इसको देख करके क्या बोल देगा कि हाँ ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे मान लो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जैसे जो 1 किलो रुई है और 5 किलो वजन है, 5 किलो जो है सॉलिड वजन है, यानी कि जैसे कोई लोहा है, तो बच्चा क्या किसको ज़्यादा बोलेगा कि 1 किलो रुई को ज़्यादा बता देगा। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपने दृष्टिकोण में और दूसरे के दृष्टिकोण में अंतर नहीं कर पाता है। तो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है। तो सिगमंड फ्रायड ने अपना जो सिद्धांत बताया है वो आइसबर्ग से तुलना करके बताया है। आइसबर्ग यानी कि बर्फ की चट्टान है, उससे तुलना करके बताया है ना। उससे तुलना करके कैसे, जो बर्फ के नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो बर्फ का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, उसको उन्होंने अचेतन मन बोला है। ठीक है, और जो हिस्सा पानी के ऊपर है, यानी बर्फ का वो हिस्सा जो पानी के ऊपर है, वो चेतन मन होता है, और जो बीच की अवस्था होती है उसे अर्धचेतन बोलते हैं। तो कुल मिला के जो आइसबर्ग थ्योरी है वो किसके द्वारा, सिगमंड फ्रायड ने दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में सही है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, भाषा और विचार की बात हो रही है, किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो भाषा और विचार एक दूसरे के विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो शुरुआत में तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में तो कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन उसके बाद यानी 7 वर्ष के बाद में दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता इस जगह पे, क्योंकि प्रभाव डालते हैं, क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था के बाद तो डालते हैं। मौखिक विचार का विकास सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अंत्यक्रिया के द्वारा सीखता है। बालक कैसे सीखता है, बालक में भाषा विकास कैसे होता है, वो सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और हम बात करें तो बच्चे को अधगम मूर्त रूप से चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मूर्त रूप से, मूर्त की बात नहीं की है इन्होंने। और निजी बाग व्यवहार के नियमन में बाधा के रूप में कार्य करता है। निजी बाग जब आत्म संभाषण बच्चा करता है वो बाधा के रूप में तो कार्य कर ही नहीं सकता है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे आंसर होगा वो कैसा होगा, मौखिक विचार का विकास यानी कि सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा सुगम होता है। बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो द्वितीय अवस्था कौन सी होगी, पहली अवस्था कौन सी हुई, संवेदिगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक अवस्था 11 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं, तो दूसरी अवस्था कौन सी होगी यहाँ पे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, और अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि शिक्षार्थी डैश का उपयोग करके अपने चिंतन और समस्या समाधान की प्रक्रिया में मध्यस्थता कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। ठीक, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक का विकास है, बालक के विकास पर सामाजिक कारकों के अलावा किसका प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो संस्कृति की बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करके अपने चिंतन और समस्या समाधान की प्रक्रिया में मध्यस्थता कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे विशेषता बतानी है किसकी, विशेषता बतानी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ठीक, चलिए देखते हैं। बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना। तो वस्तु स्थायित्व का भाव किस अवस्था में पाया जाता है, इनकी
पहली अवस्था है इंद्रिय कामक अवस्था है, इंद्रिय जनित अवस्था, उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद बालक में संरक्षण का सिद्धांत को प्राप्त करना और तार्किक विचारों का प्रकट होना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण करना सीख जाता है। संरक्षण का मतलब है कि वस्तुओं को उनके भार के हिसाब से, आकार के हिसाब से वस्तुओं को क्रम में लगाना, सिस्टमेटिक तरीके से वस्तुओं को रखना। ठीक है, संरक्षण करना सीख जाता है और तार्किक चिंतन इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और हम अगले ऑप्शन की बात करें तो बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप में दर्शाना आरंभ करता है। तो सांकेतिक रूप में दर्शाना कब आरंभ करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है बच्चा? प्रतीकों का प्रयोग करता है। और तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। तो तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सक्षम होना। ठीक है, तो तार्किक चिंतन कब प्रारंभ होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन तार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है, यानी तार्किक चिंतन में बच्चा सक्षम पूरी तरीके से कब हो जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेगी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संरक्षण करना सीख जाता है और तार्किक चिंतनों का प्रारंभ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि जब छात्र किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक छात्रों को किस तरह इसके फोल्ड प्रदान करता है? यहाँ पे इसके फोल्डिंग की बात हो रही है। इसके फोल्ड का मतलब हो गया, इसके फोल्ड किसको बोलते हैं? यानी कि मचान। ठीक है, इसके फोल्ड यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको मचान बोलते हैं। ठीक है, तो मचान का मतलब है हेल्प, है ना? हेल्प हो गई, सहायता, निर्देशन, गाइडेंस वगैरह जो हम देते हैं बच्चे को, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उनमें असफलता का भय उत्पन्न करके। अब सहायता अगर हमें बच्चे की करनी है तो असफलता का भय करके, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, ये हो सकता है। प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, ये भी नहीं हो सकता है। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित, तो निरुत्साहित भी हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके हम क्या करेंगे? बच्चे की एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, है ना? बच्चे की क्या कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा के सामने जब समस्या आई है तो उस समस्या का हम क्या है, बच्चे के सामने आधा हल किया हुआ प्रश्न उसको दे देंगे, तो जिस वजह से बच्चा क्या है, अपनी स्किल का यूज करके, अपनी बुद्धि का यूज करके उसको क्या कर सकता है? समाधान कर सकता है उस समस्या का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। ये वही प्रश्न है सेम, बस दूसरे रूप में पूछ लिया है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का उपयोग कर रही है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? वाइगोत्स्की के अनुसार हो रही है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, इसकी बात नहीं करी इन्होंने। पाढ़, द्वंद्वात्मक अधिगम या फिर अनुकूलन। तो यहाँ पे कुल मिला के जो बात यहाँ पे की है, किसकी बात की है? ये किसकी बात की है? पाढ़ की बात की है। पाढ़ का मतलब हो गया ढांचा, है ना? या फिर इसको हम बोल सकते हैं इसके फोल्डिंग। एक तो ढांचा या फिर इसको मचान, एक ही बात है। ठीक है, या फिर इसके फोल्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को जब आधा हल किया हुआ प्रश्न वो दे रही है अध्यापिका, तो कुल मिला के क्या कर रही है? वो हेल्प कर रही है बच्चे की। ठीक है, हेल्प मतलब बच्चे को पाढ़ प्रदान कर रही है, ढांचा प्रदान कर रही है, या फिर मचान प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है हमारा, साक्षात्कार के आधार पर कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्थाएं बताई कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की? इन्होंने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। और 6 अवस्थाएं जो हैं 3 स्तरों में इन्होंने बांटा है इन 6 अवस्थाओं को। तो पहली है पूर्व नैतिक स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। और जो दूसरी अवस्था है नैतिक स्तर, यानी कि परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल स्टेज। और जो तीसरी अवस्था है वो है पश्चनैतिक स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, और इन्होंने इन 3 स्तरों में प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। जैसे पहली अवस्था इन्होंने कौन सी बताई है?
तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था बताई है, दूसरी अहंकार की अवस्था बताई है, उसके बाद में जो दूसरा जो स्तर है उसमें इन्होंने जो अवस्था बताई है यानी कि तीसरी अवस्था जो बताई है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था बताई है, और चौथी अवस्था जो बताई है इन्होंने प्रशंसा की अवस्था बताई है। ठीक है, और जो तीसरा स्तर है उसमें इन्होंने बताई है कि सामाजिक सामाजिक समझौते की अवस्था बताई है। पांचवी जो अवस्था कौन सी है, सामाजिक समझौते की अवस्था, और छठवीं अवस्था कौन सी बताई है, विवेक की अवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये 6 अवस्थाएं बताई हैं और इन 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। ठीक है, तो नैतिक चिंतन की कितनी अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। तो व्यक्तिगत वाक, जब कोई भी बच्चा स्वयं से बात कर रहा है तो स्वयं से बात करने को वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, निजी संभाषण, आत्म संभाषण या फिर स्वनियमन बोला है। ठीक है, निजी वाक बोल सकते हैं, आत्म संभाषण भी बोल सकते हैं, या फिर स्वनियमन बोल सकते हैं। ठीक है, ये कब करता है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करता है, जोर से बोल करके खुद से बातें करता है, उसको क्या बोला है, आत्म संभाषण बोला गया है, किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। और आत्म केंद्रितता की बात जो की है वो किसके द्वारा की गई है, ये बात जीन पियाजे ने कही है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो खुद से बात करता है, वाइगोत्स्की ने उसको स्वनियमन या आत्म संभाषण या निजी संभाषण बोला है, और इसी को जो जीन पियाजे ने क्या बोला है, आत्म केंद्रितता बोला है। ठीक है, और बाकी जो मनोवैज्ञानिक विकार का मतलब हो गया कि जो अक्षमताएं होती हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का मतलब है कि जो है मानसिक क्रियाओं का अभी विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, तो कुल मिला के अपरिपक्व। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर होता है। वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है, वाइगोत्स्की ने बात की है किसकी, मानसिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, आनुवंशिकी या फिर सामाजिक अंत्यक्रियाओं की बात की है। तो वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है कि बालक जो है सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। ये बात किसके द्वारा बोली गई है, वाइगोत्स्की के द्वारा बोली गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और जो अगला प्रश्न है हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिवेश पर आधारित होता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिवेश पर आधारित होता है, किसके अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। तो इन्होंने जो अपनी अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं बताई हैं, हमने अभी बात की। तो पहली अवस्था कौन सी, पहला स्तर कौन सा है, पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा पारंपरिक स्तर, तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर या चरण। ठीक, तो जो पहला इनका जो है पूर्व पारंपरिक चरण की हम बात करें, यानी कि पूर्व नैतिक स्तर की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है बच्चे की तर्क और चिंतन का आधार क्या होती है, बाहरी घटना होती है। ठीक, तो पहले स्तर में क्या हुई, तर्क और चिंतन का आधार बाहरी घटना। और दूसरा जो इनका स्तर है यानी कि पारंपरिक चरण की हम बात करें, तो इसमें बच्चे की तर्क और चिंतन का आधार क्या होती है, क्या होता है, सामाजिक होता है। तर्क और चिंतन का आधार कैसा होता है, सामाजिक होता है। ठीक है, तो इसमें सिद्धांत में क्या बात करी है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो कौन सा होता है, पारंपरिक होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की तर्क और चिंतन का आधार सामाजिक होता है। और जो तीसरा है उत्तर पारंपरिक, इसमें बच्चे की तर्क और चिंतन का आधार क्या होता है, विवेक होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या है, विवेक से काम लेता है ना, बुद्धि का प्रयोग करता है समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, और अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी अवस्था नहीं है। तो मुख्य अवस्था, गुदे अवस्था, गुप्त अवस्था या आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था। तो जो फ्रायड हैं, फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत कितनी 5 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, 5 अवस्थाएं कौन कौन सी, एक तो यानी कि 0 से 1 वर्ष या 1.5 वर्ष या फिर हम कह सकते हैं 18 माह, तो पहली अवस्था होती है। उसके बाद 18 माह से लेकर के और 3 वर्ष की दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है 3 से 5 वर्ष। ठीक, उसके बाद 5 से 12 वर्ष चौथी अवस्था।
और पांचवी अवस्था होती है 12 के बाद। ठीक, तो जो 0 से 18 माह की जो अवस्था होती है उसको क्या बोला गया है, मुख्य अवस्था बोला है, जिसमें हम मुख्य रूप से बच्चे की स्तनपान छुड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को। ठीक है, उसके बाद 18 माह से 3 वर्ष उसको बोला गया है गुदी अवस्था बोला गया है, और इसमें हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को। ठीक है, उसके बाद 3 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है ये कौन सी होती है, ये लैंगिक अवस्था होती है। कौन सी होती है, लैंगिक अवस्था होती है 3 से 5 वर्ष की। और उसके बाद 5 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, ये गुप्त अवस्था होती है। गुप्त अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था या फिर अदृश्य अवस्था, और इंग्लिश में बोले तो लेटेंसी स्टेज होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या है कि बच्चे की जो काम प्रवृत्ति है वो शरीर के किसी भी अंग में नहीं दिखती है, यानी कि काम प्रवृत्ति इस अवस्था में अदृश्य हो जाती है। काम प्रवृत्ति का मार्गांतीकरण हो जाता है। बच्चा जो खेल खेलने में अपनी एनर्जी का यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो मुख्य अवस्था है, गोदी अवस्था है, गुप्त अवस्था है, कौन सी अवस्था नहीं है, आइकॉनिक अवस्था नहीं है। ठीक है, कौन सी अवस्था नहीं है, आइकॉनिक अवस्था नहीं है। इसकी जगह पे कौन सी है, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था यहाँ पे जननेंद्रिय अवस्था होती है। ठीक है, तो पहली अवस्था मुख्य अवस्था, उसके बाद गोदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, ठीक है, उसके प्रसुप्ता अवस्था या दृश्य अवस्था, उसके बाद जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में जो है ये 3 मिल रही हैं, चौथा ये नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है। तो निर्जीव चीजों में सजीव चिंतन की बात किसने की है, जीन पियाजे ने की है। कहाँ पे की है, अपने जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें की है। ठीक है, ठीक है, और उसमें भी बात करें तो 2 से लेकर के 4 वर्ष इस अवस्था में बच्चे में क्या पाया जाता है, जीव बात पाया जाता है। बच्चा निर्जीव चीजों में सजीव चिंतन करता है, जिससे गुड्डे गुड़ियों क्या बोलता है, अपने भाई बहन मानने लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। तो कक्षा 3 यानी कि लगभग 9 वर्ष का छात्र विकास के किस चरण से संबंधित होगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एरिक्सन के अनुसार। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई हैं, और जो 8 अवस्थाएं हैं वो प्रत्येक अवस्था कैसी है, द्विध्रुवीय है, जिसका एक पक्ष सकारात्मक है, दूसरा पक्ष नकारात्मक है। ठीक है, तो वो जो 8 अवस्थाएं जो बताई हैं इन्होंने, तो कौन कौन सी बताई हैं, उसका जो समय है वो पहला तो कितना 0 से 18 माह का है। ठीक है, उसके बाद 18 से 3 वर्ष, उसके बाद 3 से 5 वर्ष। ठीक है, और जो चौथा है वो 5 से 12 वर्ष, उसके बाद 12 से 18 वर्ष, उसके बाद 18 से 35 वर्ष। ठीक है, और जो 7वीं है वो 35 से 55 वर्ष, और 8वीं अवस्था जो है वो है 55 के बाद। ठीक है, तो जो अवधि है इन्होंने बताई है वो इन अवस्थाओं के माध्यम से अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो जो पहली अवस्था है वो पहली अवस्था कौन सी है, तो पहली अवस्था कौन सी है, सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी है, स्वतंत्रता बनाम संदेह या स्वायत्ता बनाम शर्म या संदेह। ठीक है, तीसरी अवस्था कौन सी है, आत्मबल बनाम अपराध, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पहल बनाम दोष। ठीक है, और 5 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक, और 12 से 18 में पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, 18 से 35 में जो है घनिष्ठता बनाम अलगाव, उसके बाद 35 से 55 में इन्होंने क्या नाम दिया है, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, और 55 के बाद की अवस्था को इन्होंने क्या बोला है, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक, तो ये इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं, और ये जो 8 अवस्थाएं हैं इनमें से इन्होंने क्या बोला है कि कक्षा 3 यानी कि लगभग 9 वर्ष। 9 वर्ष क्यों, क्योंकि बच्चा 6 वर्ष की अवस्था में पढ़ने बैठता है। ठीक है, तो इस वजह से कक्षा 3 का बालक जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष की होगी, क्योंकि इसमें तो दे दिया उन्होंने लगभग 9 वर्ष, हो सकता है अगले प्रश्न में आपको ये नहीं दे और ये बोल दे कक्षा 3 का जो छात्र है विकास की किस अवस्था में है। ठीक है, तो कक्षा 3 का मतलब है कि 6 + 3, यानी कि 9 वर्ष के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 9 वर्ष का बच्चा है वो किस में आएगा, वो 5 से 12 वर्ष की अवस्था में आएगा, और 5 से 12 वर्ष का मतलब है कौन सी अवस्था होगी, बाल्यावस्था होगी।
और बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, परिश्रम करता है। ठीक है, परिश्रम करता है, तो परिश्रम बनाम हीनता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो ये हमारे जो विकास के सिद्धांत से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो हमने इस क्लास में किए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।